हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 15 जून की करंट अफेयर्स। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम 15 जून की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे मैं हर दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। एक छोटी सी बात आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए मैंने हर दिन बताता हूँ कि ज्ञानकोश नाम से ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन है, ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से जाइएगा और इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपने उसको लिंक पे जाकर के डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 15 जून और आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। पहला प्रश्न अब आप लोगों के सामने आता है। पहला प्रश्न क्या है कि इनविजन जो है ये एक अंतरिक्ष मिशन है। एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है इनविजन। अब ये अंतरिक्ष मिशन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करने की जो घोषणा है, ये घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों को हर प्रश्न में मिलते हैं। चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि जो इनविजन जो अब एक अंतरिक्ष मिशन है इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो इसको घोषणा किसने करी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यानी कि आपका जो आंसर है, आपका आंसर ए इसका सही रहेगा। समझ में आई बात कि जो अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसने इसको लॉन्च करने की घोषणा करी है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इस प्रश्न की चर्चा करने से पहले आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, इन पे चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले देखिएगा इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी है फुल फॉर्म इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन है तो के शिवन जो है वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, या मैं कहूं क्या इसके चेयरमैन है। समझ में आई बात। यहां से दूसरा नाम क्या है? जाक्सा। तो आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि जो जाक्सा है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जाक्सा जो है वो कौन से देश की है? जापान की है। और जाक्सा की फुल फॉर्म क्या होती है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है हिरोशी यामाकावा जो है वे इसके एडमिनिस्ट्रेटर। इसी के साथ साथ चौथा ऑप्शन आता है रोसकोसमोस कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 में करी गई थी। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं तो दिमित्री रोगजिन जो है वे इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये सारी जानकारियां जो हैं ये तो हमने चार ऑप्शन से पढ़ी है। चार ऑप्शन जो है, इन चारों ऑप्शन से हमने इतनी जानकारियां पढ़ ली है। अब केवल ऑप्शन नहीं, अब आते हैं, बात करते हैं चार ऑप्शन की चर्चा, इस प्रश्न की चर्चा पे। देखिएगा, जो आपके सामने लिखा है इनविजन अंतरिक्ष मिशन, इसको लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। जैसा कि मैंने बताया आपसे, किसके सहयोग से किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा नासा के सहयोग से। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस रिसर्च। तो अब देखिएगा, अब ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने किसके सहयोग से किया है? तो ये नासा के सहयोग से, नासा के सहयोग से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। बात करेंगे कब तक लॉन्च होगा। कब तक लॉन्च किया गया नहीं है, लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। तो ये लॉन्च कब तक होगा? तो ये आगामी 10 वर्षों में, यानी कि 2030 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और दूसरी बात और समझिएगा आप कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि जो शुक्र है, वीनस है, इसका अवलोकन करना, शुक्र ग्रह का अवलोकन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समझ में आई बात। यहां से इतनी बातें आपको समझ में आई तो देखिएगा, मैंने कहा था कि इसको शुरुआत करने की घोषणा किसने करी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको शुरू करने की घोषणा करी। मैं आपसे बात करता हूं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1975 में। और अगर मैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के बारे में बात करता हूं आपसे, तो जोहार डीट्रिच वार्नर जो हैं
वे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कौन है, सीईओ है। तो ये बात समझ में आई आपको, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो मैंने आपको पहले प्रश्न से दे दी है। इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको मात्र पहले प्रश्न से दी। तो अब चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएनसीटीएडी, इसका महासचिव कौन बनी है? बनी मतलब कि कोई महिला है, मतलब कि जो आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसकी महासचिव कौन बनी है? तो इसकी महासचिव कौन बनी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से कौन है, देखिएगा यहां से कौन ऐसी महिला है जो इसकी अध्यक्ष महासचिव बनी है? तो अब बनी है रेबेका ग्रीन्सपन। रेबेका ग्रीन्सपन जो है वे अब इसकी महासचिव बनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आपके बाकी 3 ऑप्शन है ये भी कहीं ना कहीं की कोई ना कोई पद पर आसीन है। कौन है, कौन हुई है? तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। देखिएगा वेलेंटिना टेरेशकोवा कौन है? वेलेंटिना टेरेशकोवा कौन है? ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। कौन से देश की है? तो सोवियत संघ से गई थी। ठीक है। दूसरी बात करता है जंको तबी। जंको तबी कौन है? ये माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जो कि कौन से देश की थी? जापान की थी। अब मैं बात करता हूं सैली राइड कौन है? सैली राइड जो है वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अमेरिकी महिला है। मतलब 2 प्रश्न समझिएगा, अगर आपसे दोनों में पहले और ऑप्शन डी में जरा सा अंतर है। जरा सा अंतर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली, तो पहली महिला कौन है? वेलेंटिना टेरेशकोवा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहली अमेरिकी महिला कौन है, तो अमेरिकी मतलब अमेरिका देश की महिला है जो सबसे पहले गई थी। वो कौन से देश की? वो कहां से गई थी? सोवियत संघ से गई थी। लेकिन अगर आपसे अमेरिकी महिला के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहोगे सैली राइड। समझ में आई ना बात? तो ये सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए इतने सर्च करके बताए जाते हैं, लाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न के बारे में। मैं अगर आपसे बात करूं तो रेबेका ग्रीन्सपन, देखिएगा स्पेलिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि सब इंटरनेशनल नाम कोई होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे के ऐसे रूपांतरित हिंदी में होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करी जाती है कि ऐसे के ऐसे जो है वो आपके सामने लाए जा सके। इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला आप देखिएगा जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला है। कौन सी महिला है? पहली महिला। मतलब ये सारी ही मैंने आपको पहली महिलाएं बताई थी अभी। ठीक है। और उसके साथ साथ पहली मध्य एशिया अमेरिकी महिला भी है। तो ये भी बात समझ में आई होगी। अब उसकी नियुक्ति किनके द्वारा उनको नामित किया गया है? एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस कौन है? महासचिव है किसके? यूएन के। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 लाइनर जरूर होते हैं लेकिन हर लाइन से आप लोगों के लिए इतनी सारी जानकारियां आती है। समझ में आई बात? अब आइएगा कि अगर मैं बात करूं फरवरी 2021 से कार्यवाहक महासचिव के, इससे पहले अगर मैं बात करूं रेबेका की तो वे इससे पहले कार्यवाहक महासचिव थी जो कि अब महासचिव बना दी गई। अब मैं बात करता हूं कि अगर 1994 से 1998 की बात करी जाए तो 1994 से 1998 तक वे कोस्टा रिका के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थी। अब देखिएगा उन्होंने इसाबेल ड्यूरेंट का स्थान लिया। अगर आपसे यह भी पूछा जाता है, क्योंकि प्रश्न का जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो कभी ये एग्जामिनर के माइंड में नहीं आता है कि प्रश्न कहां से बनाएं, बहुत ब्रॉड एरिया हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके स्थान पर नियुक्ति करी गई है, तो किसके स्थान पर नियुक्ति करी गई है? इसाबेल ड्यूरेंट के स्थान पर उनकी नियुक्ति करी गई है। आसान सी बात से आपके सारी बातें समझ में आई होंगी। अब इतनी बातें समझ में आई तो देख एक बात और समझ लीजिएगा कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जिनेवा में स्थित है और ये एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी ही एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि जो देश, देखिएगा एक होता है पिछड़े देश, जैसे मैं बात करूं आपसे अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश है लगभग पिछड़े हुए देश है। दूसरा होता है विकासशील और तीसरा होता है विकसित।
जो उन्नति हो चुकी है, जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप हो चुकी है, वो होते हैं विकसित। अब जिनकी डेवलप हो रही है वो विकासशील देश आते हैं। तो ये जो है इसका उद्देश्य है कि जो विकासशील देश है उनके व्यापार, उनके निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में एक आखिरी बात समझ लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 30 दिसंबर 1964, 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये सारी बातें मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 से दे दी है। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि जो इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन अब इजराइल देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा, नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट यानी कि ऑप्शन बी, नफ्ताली बेनेट जो है वे अब इसके इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। समझ में आई ना बात? समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आए तो ध्यान रखिएगा एक बात और भी कि ये जो 4 व्यक्ति हैं, ये जो 4 ऑप्शन है, ये किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कौन कौन से देश के हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले जेयर बोल्सोनारो, को कहां के राष्ट्रपति है? ये राष्ट्रपति है ब्राजील के। लेकिन एक नया प्रश्न आपके सामने कि ब्राजील के राष्ट्रपति कब बने थे? 1 जनवरी 2019 से ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। दूसरा बात करते हैं लोटे त्शेरिंग। लोटे त्शेरिंग भी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से देश के? अपने पड़ोसी देश भूटान के हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर जो कि कब बने थे? 7 नवंबर 2018 से भूटान के प्रधानमंत्री पद पर है। और बोरिस जॉनसन की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे बोरिस जॉनसन की, तो वे भी प्रधानमंत्री हैं। कहां के? ब्रिटेन के। और 24 जुलाई 2019 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर है बोरिस जॉनसन। समझ में आई ना बात? ये ऑप्शन, इतनी सारी जानकारियां जो है ये मैंने सिर्फ ऑप्शन से बताई है। अब प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं अब नफ्ताली बेनेट, जो कि 13वें प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। देखिएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि वे इजराइल देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कौन है? नफ्ताली बेनेट। इसके बाद समझता हूं आपको कि कब तक इस पद पर रहेंगे, तो सितंबर 2023 तक, जो सितंबर 2023 होगा, जब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 2006 से 2008 तक वे चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे थे। इसके बाद 2013 में कट्टरपंथी होम पार्टी से पहली बार चुनाव जीते थे। उसके बाद में 2019 तक हर गठबंधन सरकार में वे मंत्री रहे। और उन्होंने सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल, बेंजामिन नेतन्याहू कितने साल तक रहे? लगभग 12 वर्षों तक वे राष्ट्राध्यक्ष के पद पर रहे थे। अब एक बात और समझिएगा, जो आपके नफ्ताली बेनेट है ना, ये केवल मंत्री नहीं है बल्कि ये इजराइल के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। तो ये बात भी आपने समझनी पड़ेगी कि केवल हम मंत्री ना कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं इजराइल के। समझ में आई ना बात? अब देखिएगा भाई, इजराइल के बने हैं तो इजराइल के बारे में भी 2-3 बातें आती हैं। अभी मैंने आपसे इजराइल का युद्ध के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, तो उस समय मैंने कहा था आपसे, देखिएगा इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। ऐसा मानते हैं कि इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम, लेकिन मूल रूप से जो राजधानी है वो कौन सी है? तेल अवीव। यहां तो केवल वे अपना हक जताते हैं, लेकिन मूल राजधानी कहां है? तेल अवीव। राष्ट्रपति कौन है? रेवेन रिवलिन। ये अगर इजराइल की बात करता हूं मैं, तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित देश है, उसके बाद में बात कर लेता हूं कि इसके उत्तर में कौन सा देश है? लेबनान। पूर्व में कौन सा देश है? सीरिया और जॉर्डन, ये दोनों हैं इसके पूर्व में। उसके बाद बात करता हूं दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? मिस्र देश है। और एक बात और बता देता हूं कि इजराइल जो देश है, इसके जो पड़ोसी देश है सारे के सारे मुस्लिम पंथी देश हैं। समझ में आई बात? तो ये बातें थी जो कि मैंने इस प्रश्न से आपके सामने रखी है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है 4, ML समर स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ML समर स्कूल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिएगा, यहां से आपके सामने आते हैं 4 ऑप्शन। कौन सा है यहां से सही?
अमेजोन इंडिया जो है इसके द्वारा अब ML समर स्कूल का उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ऑप्शन की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पे। बात कर लेते हैं अमेजोन इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया, उसके बाद में उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि छात्रों में एम्प्लॉयड मशीन लर्निंग कौशल विकसित करना। एम्प्लॉयड मशीन लर्निंग जो है उसको ही, उस प्रकार के कौशलों को विकसित करना ही इस ML स्कूल लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है। जिसकी मैं बात कर लेते भाई, स्थापना तो इसकी शुरुआत या मैं कहूंगा लॉन्च तो करा गया है ये अमेजोन के द्वारा। अब अमेजोन के बारे में बात करें, स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। बात करता हूं मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष, CEO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट कौन है? तो जेफ बेजोस जो है वे इसके अध्यक्ष कहें, CEO कहें, प्रेसिडेंट कहें, चेयरमैन कहें, कुछ भी कहें, सब कौन है? जेफ बेजोस। समझ में आई बात? उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न, पीठा ऑन व्हील्स एक कार्यक्रम है, पीठा ऑन व्हील्स। और ये जो पीठा ऑन व्हील्स कार्यक्रम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो देखिएगा यहां से आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है जहां से हम पढ़ेंगे कि उड़ीसा पर्यटन विकास निगम जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। समझ में आई इतनी बात समझ में आई तो चलिएगा बात करते हैं 4 ऑप्शन की। पहले ऑप्शन पे लिखा है कानपुर नगर निगम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1861 में करी गई थी, जिसके मेयर कौन है? प्रमिला पांडे। और प्रमिला पांडे जो है वो कौन सी पार्टी से संबंध रखती है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। अगला है बृहत मुंबई नगर निगम, जिसकी स्थापना 1888 में करी गई थी। मेयर कौन है? किशोरी पेडनेकर है, जो कौन सी पार्टी से है? तो शिवसेना। कौन सी पार्टी से? शिवसेना। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में वर्तमान में जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो शिवसेना ही है, और बाकी एनसीपी का, कांग्रेस का, सबका गठबंधन है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो वहां के शिवसेना प्रमुख ही है। ठीक है, उद्धव ठाकरे। अगला है चेन्नई नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 29 सितंबर 1688 में, और जिसके कमिश्नर कौन है? गगनदीप सिंह बेदी। तो ये सारी बातें तो हमने केवल ऑप्शन से पढ़ी है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रश्न की तरफ। देखिएगा, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसके लिए लॉन्च किया गया, जिसका आयोजन कब किया गया? 14 जून से 16 जून 2021 तक इसका आयोजन होगा। और ओडिशा में मानसून की शुरुआत जो है, मानसून की शुरुआत के जो 3, जैसे मानसून आती है जब बारिश का मौसम होता है, तो ये जो शुरुआत के जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों को राजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है? राजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी राजा उत्सव के लिए ही पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो राजा उत्सव है ये मासिक धर्म के लिए एक सम्मान माना जाता है ओडिशा राज्य में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। हमने कहा कि ओडिशा पर्यटन विकास निगम की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। अगर मैं बात करूं उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात समझिएगा, वह पर्यटन से संबंध रखता है। तो पर्यटन से संबंध रखता है तो राज्य में, ओडिशा राज्य में पर्यटन को ही बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अध्यक्ष कौन है? श्रेमीय मिश्रा जो हैं वे इसके अध्यक्ष हैं। समझ में आई बात? तो चलिएगा, अब हमारे देखिएगा 5 प्रश्न खत्म हुए तो हमारा आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में जो IAS IPS होते हैं, सिविल सेवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना जो है ये शुरू करने की घोषणा करी गई है। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसके द्वारा करी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगता है वो आपने कमेंट करके बताना है। क्या करना है? कमेंट करके आपने मुझे बताना है। समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं कल का प्रश्न। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो मायलैब है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हमारे देश के अभिनेता अक्षय कुमार को अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। चलिएगा अब अगला प्रश्न क्या है?
फ्रेंच ओपन, देखिएगा मैं आपसे पहले फ्रेंच ओपन नाम आते ही बता देता हूं कि विश्व में 4 ओपन टेनिस खिताब जो हैं वो मुख्य खेले जाते हैं, और इन चारों में से आपका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आता है हर प्रश्न एग्जाम में। यहां से मैं आपको चारों बताना चाहूंगा। पहले मैं आपसे आज बात करूंगा कि फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2021 के विजेता कौन बने। फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जो है इसके विजेता कौन बने, यहां से मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो देखिएगा कौन बने, अब छठे प्रश्न का आंसर लगाइएगा फटाफट से। तो जो फ्रेंच ओपन 2021 है इसके विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो अब इंपॉर्टेंट जानकारियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। क्या है कि राफेल नडाल पहले ऑप्शन पे, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूं सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल ने ये जीता है। कब जीता है उसमें चर्चा करते हैं। 2005, 2006, 2007, 2008 में कौन जीते, राफेल नडाल। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 में कौन जीते, राफेल नडाल। 2017, 2018, 2019 और 2020 में कौन जीते, राफेल नडाल। तो ये सारी बातें समझ में आई। बीच में देखिएगा, बीच में 15 छूट गया, तो 15 में कौन जीते थे, स्टैन वानवरिक का, ठीक है। उसके बाद में नोवाक जोकोविच जो है वे 2021 में जीते हैं। बीच में 2016 भी छूट गया था, तो 2016 में भी कौन जीते थे, नोवाक जोकोविच जीते थे। उसके बाद में रोजर फेडरर कब जीते थे, 2009 में जीते थे। समझ में आई ना बात है। देखिए यहाँ 2009 जो है वो मिसिंग है, कहां गया था, रोजर फेडरर पे। तो ऐसी जानकारियां समझ लीजिएगा, आपका एक प्रश्न यहां से तैयार हो गया है। समझ में आई बात, चलिएगा मैं बात करता हूं कि नोवाक जोकोविच अब इसके चैंपियन बने हैं। अब विश्व रैंकिंग कौन सी है उनकी, वर्ल्ड में टेनिस में रैंकिंग कौन सी है, तो वे पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, नोवाक जोकोविच है, जो कि इसको जीते हैं। मैं बात करता हूं ये उनका दूसरा फ्रेंच ओपन है, दूसरा फ्रेंच ओपन एकल खिताब है। तो पहला कब था, 2006 में था, मैंने आपको बताया भी था ना, 16 में था, मैंने बता दिया 2016 में। उसके बाद उनके कुल ग्रैंड स्लैम कितने हुए हैं, उनके अगर मैं बात करूं नोवाक जोकोविच के कुल ग्रैंड स्लैम कितने हुए हैं, 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद उन्होंने हराया किसको है, तो उन्होंने हराया स्टेफानोस त्सित्सिपास को, ठीक है। अब उनकी बात करूं तो उनका रैंकिंग कौन सा है, तो स्टेफानोस का रैंकिंग है विश्व में 5वां नंबर। पहले नंबर पर कौन है, नोवाक जोकोविच। उसके बाद महिला भी तो खेलती हैं, महिला भी खेलते हैं, एकल भी खेलते हैं, एकल पुरुष भी खेलते हैं, उसके बाद मिक्स भी खेलते हैं। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा महिला विजेता कौन बनी है, बारबोरा क्रेजिकोवा। महिला उप विजेता मतलब बारबोरा क्रेजिकोवा ने हराया किसको है, तो उन्होंने रूस की खिलाड़ी को हराया जिसका नाम है अस्तासिया पावलुचेकोवा जो है वो उनका नाम है। तो ये उनको हराया है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2021 का जो पत्रकारिता क्षेत्र का जो पुलित्जर पुरस्कार है, जो कि पुलित्जर पुरस्कार है, ये अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। अमेरिका देश द्वारा दिए जाने वाले बड़े ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिनका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। अब 2021 का जो पत्रकारिता क्षेत्र का पुलित्जर पुरस्कार है किसे दिया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ध्यान रखिएगा, मेघा राजगोपालन को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर बात करें नाइट वॉचमैन लुइस एडिटर उपन्यास है जिसके लिए मिला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेल्सी मॉरिसन आलोचना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि लोक सेवा के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 से इन सबको सम्मानित किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कि भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए जो चीन के विशाल बुनियादी ढांचा जो था उसको उजागर करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता करी थी, और इसीलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जो है एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुश्चेक के साथ में ये संयुक्त रूप से दिया गया है। उसके बाद बात करूंगा आपसे कि एक अन्य भारतीय मूल के पत्रकार है जिनका नाम है नील बेदी। उन्हें भी स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि जो डोमेस्टिक रिपोर्टिंग होती है उनके लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पुलिस नहीं बल्कि पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करूं आपसे कि ये 1917 में शुरू किया गया था। एक संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राज्य अमेरिका का पुरस्कार है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपसे। उसके बाद में इसकी स्थापना किसने करी थी? हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 1917 में। ठीक है, ये बातें सारी मैंने आपको यहां से बता दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि माय सेफ पुणे जो है ये एक मोबाइल ऐप है। ये एक मोबाइल ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये मोबाइल ऐप जो है ये अजीत पवार के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। इसके बारे में पढ़ना चाहे, केशव प्रसाद मौर्य कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं, कहां के? उत्तर प्रदेश के हैं। दिनेश शर्मा कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं, कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। मतलब कि ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। बीजेपी पार्टी के योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला की बात करूं तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के चारों के चारों ऑप्शन ही आपके उप मुख्यमंत्री हैं। 2 आपके यूपी के, एक आपका हरियाणा का और एक आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिएगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सुरक्षा दलों का प्रभावी रूप से गश्त निश्चित करना कि किस प्रकार से कहां कहां उन्होंने गश्त करनी है, साथ साथ में जो अपराध की घटना होती है उनके दौरान लोगों के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया करना, तुरंत लोगों की सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहां से एक बात और भी इंपॉर्टेंट रहेगी, भाई ये पुणे में शुरू किया गया है, तो पुणे के पुलिस आयुक्त कौन है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो है वे है अमिताभ गुप्ता। इतनी सी बातें आपने समझनी पड़ेंगी, चलिएगा प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। नमस्ते योग एक मोबाइल ऐप है। नमस्ते योग जो है वो एक मोबाइल ऐप है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च करी गई है, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये शुरू करी गई है? तो यहां से देखिएगा, आपका यहां से आता है आयुष मंत्रालय, यानी कि आपका जो बी है वो आपका आंसर सही रहेगा। आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। चलिएगा बात कर लेते हैं 4 मंत्रालय। उर्वरक और रसायन मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। आयुष मंत्रालय किसके अधीन है? श्रीपद येशो नाइक। जहाज रानी मंत्रालय नितिन गडकरी, जहाज रानी कहें। उसके साथ साथ में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी कौन है? नितिन गडकरी। और अंतरिक्ष विभाग किसके अधीन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भी है ये अंतरिक्ष विभाग। समझ आई? अब आई समझ तो चलिएगा। बात कर लेते हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से इसे विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो योग है, योग के प्रति लोगों को जागरूक करना, योग के महत्व को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इतनी जानकारियां पढ़ने के बाद आज का आखिरी प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। क्या आ जाता है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति एक अभियान है जिसका नाम है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये अभियान किस राज्य द्वारा? देखिएगा, स्टेट का नाम पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कौन से स्टेट के द्वारा किया गया ये बताइएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो यहां से आंसर होना चाहिए अब आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश आपका सही रहेगा। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझिएगा। छत्तीसगढ़ सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। आंध्र प्रदेश सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल ही है। और उसके बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये ऑप्शन आपके समाप्त। उसके बाद प्रश्न की जानकारियां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस है इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। देखिएगा, अभी तक लोगों को कोरोना वायरस के प्रति ही जागरूक करने की घोषणाएं करी जा रही है। अभी तक कोरोना वायरस के प्रति ही जागरूक करने की घोषणाएं करी जा रही है। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और लोक कल्याण और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। समझ में आएगा सारी बातें? आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाता है।
और आपको इतनी बातें समझ में आई तो समझिएगा आज की हमारी जो करंट अफेयर है वो भी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर दिन ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।